बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो हमारा जो मौजू है आज का वो ये है कि इमरान खान अब कौन सा फ़ैसला करने वाला है और वो फ़ैसला क्यों नहीं कर सक रहा, क्यों नहीं कर पा रहा। और दूसरी ये है कि ये जो आसिफ अली ज़रदारी और मलक रियाज के दरमियान गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई है और ये तहरीक अदम एतमाद से कुछ पहले की है, तो इसके बाद इमरान खान का बयानिया किस तरह उड़ गया है, अमेरिका की साजिश वाला भी, और करप्शन के ख़ास तौर पर करप्शन के ख़िलाफ़ इसकी जद्दोजहद का भी जो दावा था वो इस ऑडियो लीक ने उड़ा कर रख दिया है। तो मेरा ख्याल है पहले हम इसी ऑडियो लीक पर बात कर लेते हैं और इमरान खान का जो इरादा है और जो कुछ इससे बताया गया है और जिस मायूसी के आलम में इसने फिर पार्टी लीडरों को डांट डपट भी की है, उसका जिक्र बाद में कर लेते हैं। इमरान खान का इब्तदाई बयानिया जो गालिब रहा है अब तक की उसकी ज़िंदगी में, ये साजिश का बयानिया तो अब बाद में आया और हकीकी आज़ादी और साजिश, लेकिन इससे पहले जो उसका मजमूई बयानिया था वो ये था, जो बाला तर रहा है पहले दिन से, कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ और आसिफ ज़रदारी इस मुल्क का सबसे बड़ा डाकू है। सबसे बड़ा डाकू की वो खैर तारीफ़ें बदलता भी रहता है, कभी उस नवाज शरीफ को कहता है सबसे बड़ा डाकू, कभी शहबाज शरीफ को, कभी जरदारी को, लेकिन जरदारी के बारे में उसकी ये राय कभी तब्दील नहीं हुई कि वो बहुत बड़ा डाकू है। सबसे बड़ा होता है, कभी कभी बहुत बड़ा होता है। और इन चोरों डाकुओं को हुकूमत देने से बेहतर था कि फ़ौज इस मुल्क पर एटम बम फेंक देती। नाम उसने फ़ौज का नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है वो मुखातिब फ़ौज ही से था। तो यानी जरदारी से और ये करप्शन, यानी इसकी पूरी ये थी कि मैं कैसे इन लोगों से सुलह करूँ, मैं कैसे इन लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरात करूँ जो करप्ट है, और मेरी तो जंग करप्शन के ख़िलाफ़ है। अगरचे ये बयानिया काफ़ी हद तक इसकी अपनी हुकूमत के दौरान इस तरह उधड़ गया कि मुल्क में फिर जितनी करप्शन इसके 4 साल के, पौने 4 साल के दौर में हुई, इससे पहले कभी नहीं हुई। लेकिन पीटीआई के लोग इन रिपोर्टों को झूठा समझते थे और एक तबका जो बददियानत है लेकिन ख़ुद को दियानतदार ज़ाहिर करता है, वो भी इन रिपोर्टों को झूठी समझता था, हालांकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है। इमरान खान के साथी, चाहे वो फर्रा गोगी हो, उसका गैंग हो, चाहे वो इसका वज़ीर तिजारत हो, वज़ीर खुराक हो, या वो मेडिसिन वाला वज़ीर हो, जो भी वज़ीर हो, इसने करप्शन की इंतहा कर दी है। रिंग रोड स्कैंडल से लेकर ये फारूक खान गोगी की जो स्कैंडल सबसे आखिर में आया, इन सारे स्कैंडल्स में जो करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए गए, इन लोगों ने उनको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो जब ये तहरीक अदम एतमाद का मसला चल रहा था तो उस वक्त ये खबर ब्रेक हुई थी, किसी अखबार में छपी थी और सोशल मीडिया पर भी किसी ने अपलोड की थी कि इमरान खान ने आसिफ जरदारी से कहा है कि वो नवाज शरीफ का साथ छोड़ दे और तहरीक अदम एतमाद में अलग हो जाए और नवाज शरीफ से फिर मैं निमट लूँगा। लेकिन ये खबर फिर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। अब ये भी एक राज की बात है कि ये ऑडियो लीक जो आज हुई है, ये उस वक्त मौजूद थी मुतल्लका हलकों के पास। ये बहुत अहम पॉइंट है। ये ऑडियो टेप तहरीक अदम एतमाद से पहले मुतल्लका ताकतवर हलकों के पास मौजूद थी और उन्होंने ये एक हल्का सा टिप रिलीज़ किया था कि एक आध छोटी मोटी ऐसी खबर चला दो, वो चल गई। मतलब यह था कि एक रिकॉर्ड पर बात आ जाए, इस खबर को परसू नहीं किया गया, इस खबर को कंपेन नहीं बनाया गया। लेकिन अब इस मौके पर यह ऑडियो रिलीज़ होना एक खुद इशारा है इस बात का कि जिन लोगों से इमरान खान को शिकवे है कि उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया है और उनकी कमर में, उनकी पुश्त में खंजर घोंप दिया है, तो वो मज़ीद खंजर घोंपने के लिए भी तैयार है और एक उन्होंने मज़ीद खंजर घोंप दिया। अब इसके बाद इमरान खान क्या कहेगा कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहा था, यानी नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग को रहने दो, उससे मैं निमट लूँगा, तुम जो है जरदारी साहब से ये मुखातब करके कि तुम जो है वो अलग हो जाओ और यानी कि मेरा साथ दे दो। हेलो, सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर, बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में गुजार दूँ। तो अब इस टेप की गुफ्तगू आपने सुन ली, बल्कि इमरान खान की बेताबी और जिस तरह इसने हाथ पाँव मारे हैं, एड़ियाँ रगड़ी हैं,
اگر اس کے یہ بس میں ہوتا تو اس وقت یہ آصف زرداری کے پاؤں پکڑ لیتا، اور یہ جو کہتا ہے نا کہ بوٹ پالش، تو یہ زرداری کی بوٹ پالش ایسے ہی کرتا کہ زرداری کو بوٹ پہننا بھول جاتا۔ اس میں ملک ریاض کی اس فکر پر غور کیجئے کہ وہ مجھے کئی دن سے میسج کر رہا ہے، آج تو اس نے بہت ہی زیادہ میسج کیا ہے کہ خدا کے لیے میری صلح کرا دو، میرا پیش اپ کرا دو تحریک عدم اعتماد کی کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو اب وہ یہ جو خضر صورت بزرگ ہے جو عمران خان کو پاک صاف ثابت کرنے میں کوئی دن، کسی ایک دن کا ناغہ نہیں کرتے، اپنے تجزیوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے کالموں میں، اپنے خطبات جمعہ میں، اسلامی تبلیغاتی مہمات میں یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے یہ پاکستان بنا ہے قائد اعظم کے بعد یہ پہلا لیڈر آیا ہے جو ایماندار ہے، جو کرپشن پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، جو کرپشن سے لڑنا چاہتا ہے، جو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے، جو اسلام کی بات کرتا ہے۔ وہ اب کیا جواب دیں گے؟ بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، لیکن ظاہر ہے ان کی اخلاقی پوزیشن اس سے کمزور ہوئی، اور پی ٹی آئی والوں کے پاس بھی اس کا جواب دینے کے لیے زیادہ طاقتور الفاظ موجود نہیں ہوں گے، اور پی ٹی آئی جو پچھلے لانگ مارچ کے صدمے سے ابھی تک نڈھال ہے، یہ آڈیو کا لیک ہونا اس کے لیے ایک اور کاری ضرب ثابت ہوگا۔ تو بہرحال اس آڈیو لیک ہونے سے پہلے تک کی جو صورتحال تھی عمران خان کی، وہ میں نے جیسے کہ کل کہا تھا اپنے ولاگ میں کہ اس نے مقتدر حلقوں سے کہا ہے، کہلوایا ہے برطانیہ کے اور امریکہ کے دو خاندانوں کے ذریعے سے جن کے پاکستان پر اچھی تجارتی اثر و رسوخ بھی ہے، کہ مجھے پاکستان سے باہر جانے دو، میں اپنا سارا یہ جہاد چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ عمران خان اب ماضی کا بھوت ہے، یہ اب کسی پاکستان کے کسی سسٹم میں اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اسے ختم نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس سے چھوٹے موٹے لائسنس کے کام لینے ہیں، اور جب بھی وہ لے گی مطلب کہ دھرنے کا اعلان کر دے گا، پھر وہ بات مان لیں گے۔ اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اتحادی جماعتوں کی، ظاہر ہے یہ بھی مجبور حکومت ہے، محکوم حکومت ہے، اس لیے کہ جہاں اس حکومت نے انکار کیا طاقتور لوگوں سے، تو ادھر سے ایک فون آنا اور ایک اتحادی ٹوٹ جانا اور حکومت ختم ہو جانی ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ حکومت اگر ختم ہو جاتی ہے تب بھی اس کا فائدہ عمران خان کو نہیں ہونا، کیونکہ یہ بات آپ لکھ لیں کہ یہ ماضی کا بھوت ہے، یہ کچھ نہ کچھ ڈرانے کی حد تک تو کام کر سکتا ہے، جس طرح بھوت آصف زدہ جگہوں پر جو روایات ہیں، کہانیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بھوت ہوتے ہیں، لیکن آصف زدہ جگہ پر چلے جائیں تو ظاہر ہے آپ کو ڈراتے ہیں، اور اگر آپ ڈر گئے تو ڈر گئے، نہیں ڈرے تو وہ بھوت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، نہ تو وہ آپ کا سر پھوڑ سکتا ہے، نہ آپ کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک سکتا ہے۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس سے کتنا ڈرتے ہیں، اگر نہیں ڈرے تو ڈٹ گئے تو بھوت خود ہی پسپا ہو جائے گا۔ تو یہ ماضی کے بھوت ہے، اس کو تو نہیں آنے دیں گے، لیکن اس کو بھوت کی طرح رکھیں گے تاکہ وہ حکومتوں پر، جو بھی حکومت آئے اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، کام لینے کے لیے اس کو ایک اشارہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ پھر بات لمبی ہو گئی کہ عمران خان کا مستقبل میں کردار کیا ہوگا، یہ تو طے ہو گیا۔ لیکن یہ عمران خان نے کیا سوچا؟ اس نے پھر کہا کہ اگر تم مجھے جانے نہیں دیتے تو میں پھر سے دھرنا دوں گا، اور وہ جو 6 دن کی اس نے تاریخ کے 6 دن کے بعد میں پھر دھرنے کا اعلان کروں گا، دھرنا دوں گا، تو اس نعرے کو، اس دھمکی کو اس نے ریوائیو کر لیا، اور اپنی پارٹی کا پشاور میں کل اس نے اجلاس کیا اور آج بھی اجلاس کیا۔ 2 دن کے دوران ہونے والے ان 3-4 اجلاسوں میں اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ دھرنا دیا جائے یا کہ جلسے کیے جائیں، کیونکہ پارٹی کی رہنماؤں کی اکثریت نے دوبارہ دھرنا دینے کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ پہلے سے کم لوگ آئیں گے، پہلے سے بھی کم لوگ آئیں گے۔ یعنی اگر پہلے وہاں جو فگر پیش ہوئی وہ یہ تھی کہ 20-22 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے، میری جو اسیسمنٹ میں نے اچھی طرح کی تھی وہ یہ تھی کہ 14-15 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں تھے۔ لیکن جو اے ایف پی ہے انٹرنیشنل ایجنسی، ایک تو اس نے 20 ہزار کی تعداد دے دی کہ 20 ہزار افراد تھے، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی اسی اے ایف پی کی خبر کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ 20-22 ہزار لوگوں سے، اے ایف پی نے 22 نہیں کہا، صرف 20 کہا، تو 20-22 ہزار لوگ جو آئے تھے اتنے بھی نہیں آئیں گے۔ لیکن عمران خان انہیں کنونس کرتا رہا کہ نہیں، میں سپریم کورٹ سے کہوں گا کہ وہ ہماری مدد کرے اور دھرنا دلوائیں۔ اور سپریم کورٹ سے کیا مدد لینی ہے؟ آج جو دوبارہ پریس کانفرنس کی اس میں اس نے کہا کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے کہ اگر گورنمنٹ ہمیں روکتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اسی پریس کانفرنس میں اگلی بات کر کے اس نے اس بات کا وزن ختم کر دیا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ
मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, प्रोटेक्शन दे, तो मैं आवाम को निकालने में कामयाब हो जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि इसने ये जो कहा था कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, ये झूठ था, क्योंकि ये इस अगले फिक्रे में ये इन्हिसार कर रहा है सुप्रीम कोर्ट पर। अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन ना दी तो फिर वही पहले वाला मामला होगा, अगर ये पहले वाला नहीं, क्योंकि इस मरतबा 20,000 लोग भी नहीं आएंगे। अवाम के इसके हामियों के दिल में इसके बुत का तशख़्ख़ुस था, वो मजरू हो चुका है, यानी बुत के चेहरे पर छींटे पड़ चुके हैं। दूसरी बात जलसों की, तो उसके बारे में भी इमरान खान को बताया गया कि जलसों में भी अब पहले जैसा जोश व खरोश और अवाम की तादाद की जो शिरकत है वो पहले जैसी नहीं होगी। ये जलसे माजी के मुकाबले में, माजी से मुराद जो भी 1 महीना पहले तक ये इसने 10, 12 या 15 जलसे किए मुख्तलिफ शहरों में, तो उनसे इनका इम्पैक्ट कम रहेगा। और वो बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि अवाम के अंदर जब किसी शख्सियत का चेहरा एक मरतबा मजरू हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उस पर दाग पड़ जाते हैं, टार्निश हो जाता है, तो फिर वो दोबारा उसको अपना हीरो नहीं मानते। इमरान को हीरो बल्कि देवता मानने वाले बहुत सारे लोग 25 मई के धरने के अंजाम के बाद डबल माइंडेड हो गए। उनके जहनों में शक पड़ गया। वो समझते थे कि ये ताकत का देवता है, इसके सामने तो कोई चीज़ ठहर ही नहीं सकती। और जब उन्होंने देखा कि ये तो खुद डर गया, यानी इसने ठीक है बाद में कहानियाँ बनाई कि 3 जर्नैलों ने मुझसे रब्ता किया और मिन्नतें की। ये इमरान खान ने खुद नहीं कहा, लेकिन इमरान खान के टीवी चैनल्स पर बैठे हुए और सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं वो लोग सारे यही बता रहे हैं कि 3 अहम जर्नैलों ने इमरान खान से मिन्नत तरला करके उसे ये लॉन्ग मार्च रुकवाया और उसे वादा किया कि हम 2 जून को असम्बलियाँ तोड़वा देंगे। ये सारा झूठ था। 2 जून को असम्बलियाँ नहीं टूट रही, ज़ाहिर है। तो अब जो इमरान खान जलसे करेगा तो वो जलसों में भी लोग नहीं आएंगे, और लॉन्ग मार्च करेगा तो पहले से बड़ी नाकामी होगी। और इमरान खान की ये सोच गलत है। क्या सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर करेगी कि इमरान खान को डी चौक में जलसा करने दिया जाए, जबकि चंद ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद इसने वायलेशन की, डी चौक पर जाने का हुक्म दिया, वहाँ से मार पड़ी, लोग कम आए तो इसने अपना धरना मनसूख कर दिया। यहाँ मैं एक दिलचस्प बात बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान की मदद की, इमरान खान की हेल्प की। ज़ाहिर है इसकी वजह से हुकूमत और इमरान खान के जितने भी मुखालफ हैं वो सारे, यानी उन्होंने इस बात को अच्छा महसूस नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी की इस तरह खुलकर मदद कर रही है। लेकिन इसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। ज़रा आप मंजरनामा देखिए कि अगर इमरान खान उस रोज़ अटक पर रोक दिया जाता और इमरान खान ना आता, वहाँ खून खराबा होता, तो इमरान खान को 2 कवर मिलने थे। एक तो ये कि हुकूमत बड़ी ज़ालिम है, इसने ये जो लाशें गिरी हैं जिस तरह इमरान खान का प्लान था वो सारा मलबा हुकूमत पर जाना था। एक तो इमरान खान को फ़ायदा ये होना था, और दूसरी ये बात कि ये बात डिस्कस ही नहीं होनी थी कि इमरान खान के जुलूस में बंदे कितने थे, 12,000 थे कि 14,000 थे कि 12 लाख थे। ये इशू पीछे रह जाना था। फिर ये इशू आना था कि हुकूमत ने ताकत के बलबूते पर लाशें गिरा कर इमरान खान का धरना गिरा दिया, वरना इमरान खान तो पता नहीं 1 करोड़ लोगों को लेकर पेशावर से चला था, और जो इस्लामाबाद आते आते 1.5 करोड़ हो जाने थे। ये बयानिया दफन हो गया, ये मुतवक्का बयानिया दफन हो गया, और जो लोगों ने देखा वो ये था कि 12-15 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे इमरान खान के। और उसकी तस्वीर जो आई जब जलसे से खिताब कर रहा है, तो वो आप देख सकते हैं कि वो कितना मायूस कुन इज्तिमा था। इतना बड़ा इज्तिमा तो कोई छोटी पार्टी भी कर सकती है, और इस तरह सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो बुनियादी तौर पर इमरान खान को फेवर देने के लिए था और जिस पर इमरान खान बहुत खुश हुआ, पीटीआई वाले बहुत खुश हुए, उसने इमरान खान की हकीकी स्ट्रेंथ और उसकी कमज़ोरी बेनकाब कर दी। तो अब ये डामाडोल है कि जलसे करूं या जुलूस या लॉन्ग मार्च करूं। अब इसने कहा है कि मैं 6 दिन की डेडलाइन मुकर्रर जो ख़त्म हो जाएगी, जो ज़ाहिर है अब 25 को डेडलाइन दी थी, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख को 31 तारीख की रात को इसने गोया के लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है और डेट देनी है। ऊपर से मामलात सियासी और मौसमियाती दोनों हालात बदस्तूर गर्म हैं, उसी तरह से जिस तरह 25 मई को थे। और हुकूमत ने इस्लामाबाद के ख़ास इलाकों में, तमाम उन इलाकों में जहाँ इमरान खान का इंटरेस्ट है, और लाहौर के
मीनार पाकिस्तान के इलाके में जलसों पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़ाहिर है ये अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है कि अगर हुकूमत किसी जगह पर पाबंदी लगाती है तो अदालत कहे कि नहीं, इमरान खान को यहाँ जलसा करने दो। ये तो मुमकिन नहीं है, और मौजूदा हालात में तो अब बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह मुतनाज़ हुई है और सोशल मीडिया पर जो उसके ख़िलाफ़ जो कुछ आ रहा है उसका पहले तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तो नाज़रीन, ये इस वक्त इमरान खान की पोजीशन है कि मुल्क से वो बाहर वो जा नहीं सकता, और लॉन्ग मार्च के प्रॉस्पेक्ट्स भी हौसला अफजा नहीं है। इसने झाड़ पिलाई है, डांट पिलाई है अपनी पार्टी लीडरों को कि तुम्हारी कम हिम्मती की वजह से लोग नहीं आए, तुम्हारी गलत प्लानिंग की वजह से लोग नहीं आए। और फिर जवाब में लीडरों ने भी कह दिया कि आपने पूरी तरह सलाह मशवरा हमसे नहीं किया था, मशवरे में कमी रह गई। हालांकि ऐसी बात नहीं, सारे मशवरे मुकम्मल हुए थे, और इमरान खान का आर्डर इसकी पूरी तरह इन्होंने तौसीक़ की थी। सीनियर कायदीन ने, PTI के ने, इनके इमरान खान के इस फैसले की। तो बहरहाल अब दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखिए इमरान खान को अब रास्ता कहाँ से मिलेगा। मेरा ख्याल है कहीं से नहीं मिलेगा, ये माजी का भूत है। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।